आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करेंगे बेल प्रोविजंस इन यूएपीए। कांग्रेस एक्स काउंसलर इशरत जहां, आपको पता ही है कि दिल्ली दंगे के केस में इशरत जहां जेल में बंद थी और इनको बेल मिल गई है। इंटरिम बेल हालांकि इनको मिली थी 10 दिन के लिए, शादी के लिए, ताकि इनकी शादी हो जाए। लेकिन वो भी बोला गया था कोर्ट ने कि बेटा बेल तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर जाके पता चला तुमने एविडेंस को टैंपर कर दिया। लेकिन अब इनको बेल मिल गई है। तो दिल्ली, आपको पता ही है कि दिल्ली में जो दंगे हुए सीएए को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, वो काला धब्बा है हमारे इतिहास में। जितने भी दंगे हुए हैं, खतरनाक तस्वीरें सामने आई थी और बात यह कि प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। बाद में किया, सीआरपीएफ लगी, लेकिन उस दंगों को भाई ऐसा अगर कुछ लगता है तुरंत सीआरपीएफ बुलाओ, तुरंत कर्फ्यू लगाओ, लेकिन लेट हो गई। 22 फरवरी 10 बजे रात में ये शुरू हुआ था। 2020 की बात है दोस्तों, जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में यहां पे रोड पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर 23 फरवरी शाम को 4 बजे कपिल मिश्रा ने बहुत ही गलत बयान दे दिया कि पुलिस से ये बोला कि भाई 3 दिन के अंदर हटा लो, वरना फिर अंजाम जो होगा वो पता है। 23 फरवरी, फिर उसी दिन 2 घंटे बाद यहां पे जो हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने खजूरी खास एरिया में अपना पूरा मोर्चा निकाला। यहां पे एक मुस्लिम की दुकान को आग लगा दी। 24 फरवरी सुबह 11 बजे दोनों ही सपोर्टर्स के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए जाफराबाद प्रोटेस्ट साइट पे, जिसमें पुलिस कांस्टेबल रतन लाल मार दिया गया, हत्या कर दी गई। फिर दोपहर 1 बजे पेट्रोल पंप भजनपुरा आग लगा दी। 2 घंटे बाद 3 बजे कम्युनल वायलेंस हर जगह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फैल गया। यह चीज है। शिव विहार में स्कूल को जला दिया। फिर 2 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे बाद 6 बजे यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा शुरू हो गई और दोनों ही जो कम्युनिटीज थी वो भागने लगे। फिर 2 घंटे बाद 8 बजे जो गोकुलपुरी स्पेयर मार्केट थी पूरी जला दी। 25 फरवरी सुबह 11 बजे कम्युनल वायलेंस और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ। यहां पे एक 85 साल की महिला को जिंदा जला दिया गया। 2 बजे उसी दिन यहां पे जितने भी डेड्स और इंजर्ड थे, दे ब्रॉट टू दी हॉस्पिटल्स। गोलियों के निशान, बहुत लोग घायल थे। फिर 4 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो भाई अंकित शर्मा को, तो आपको पता ही है ना कि यहां पे अंकित शर्मा की बॉडी को शित विक्षिप्त कर दिया। आईबी का स्टाफ वो उस पर काम करते थे, बहुत मारा अंकित शर्मा को। उसके बाद स्कूल और मस्जिद, मंदिर सब आग लगा दी। 25 फरवरी 7 बजे पैरामिलिट्री फोर्स फाइनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आती है। इसको पहले ही कर देना चाहिए था। 26 फरवरी सुबह 8 बजे यहां पे ब्रिजपुरी में मदरसे को भी आग लगा दी गई। फिर 26 फरवरी यहां पे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्चेस जो हैं वो किए। बहुत सारे मंदिरों को भी इसमें नुकसान पहुंचा, मंदिरों में भी आग लगाई गई। तो ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम जलते रहे। दंगाइयों का कोई धर्म तो होता नहीं है। मैं यहां पे जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी तो मैं सुन रहा था कि जो लोग थे, जो जिनकी दुकानें जली हैं, तो मुस्लिम्स कह रहे थे कि भाई देखो हम लोग यहाँ पे बहुत समय से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब हमारा सब खत्म हो गया। हिंदू ये कह रहे थे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और हमको नहीं पता जो दंगाई थे वो कहां से आए, कौन थे, इस एरिया में हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। ये हुआ, आप समझ रहे हो। तो दिल्ली जली है। फिर अजीत डोभाल भी गए। अजीत डोभाल भाई भारत के जेम्स बॉन्ड, ईथन हंट, अजीत डोभाल गए वहां पे और उसके बाद उन्होंने भीड़ को शांत कराया। बहुत अच्छी बात थी ये। लीडर गया, बहुत बड़ा लीडर गया, बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, कोई भी बिल्कुल परेशान मत हो, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये चीज, अब इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। एक गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें, एक के बाद एक काफी गिरफ्तारियां हुई हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ ना कि सिर्फ यहां पे दिल्ली में नहीं, हर जगह, लखनऊ में भी सीएए के लोग प्रोटेस्ट हुए। तो योगी आदित्यनाथ ने तो भाई जो इसमें शामिल है उस पर तस्वीरें लगा दी थी कि भाई इनकी प्रॉपर्टी से ही हम निकालेंगे, इनकी जिन्होंने कुछ भी गलती की है तो इन्हीं की प्रॉपर्टी से हम मतलब
इसका जो भुगतान करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी सबसे पहले जलाते हैं ना ये लोग, तो ये चीज है। अब हुआ क्या कि वक्त आगे बढ़ता है, गिरफ्तारी हुई। यूएपीए, जो कि एक तरीके से ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा, कि किसी में भी इसको जेल में डाल सकते हैं, तो यूएपीए लगाया गया, बहुत पे लगाया गया। और अब कुछ को बेल मिली, कुछ को नहीं मिली। पहली बार है लेकिन इस बार जब ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए केस में बेल दी है। यूएपीए केस में बेल ही नहीं मिलती है भाई, बहुत मुश्किल है। 5 लोगों को बेल दी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दी लार्जर रायोट कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसमें बहुत सारे बेगुनाहों को भी पकड़ लिया गया था। यूएपीए अमेंडमेंट 2020 में आया था, 2020 में ये एक्ट आया था। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने इशरत जहां को बेल ग्रांट की। सेक्शन 43D5 ऑफ द यूएपीए प्रोविजन, जिसमें बेल कह रहे ना कि वर्चुअली इम्पॉसिबल है, ठीक है, वर्चुअली इट इज। देखिए पहले सेक्शन 43D5 क्या कहता है। 1967 में यूएपीए, पहले मैं आपको यूएपीए के ही बारे में समझा देता हूं, तो इससे आपको बहुत एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यूएपीए जो है, देखिए वो आया 1967 में। अब ऐसा है ना कि इस तरीके के जो एक्ट होते हैं ये कॉलोनियल से चलते आ रहे हैं। जैसे ब्रिटिशर रोलेट एक्ट लेके आए थे वो, कि इसमें बिना, अगर शक पर हुआ तो बिना वारंट के या बिना पूछताछ के तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। सब ब्लैक एक्ट होते हैं एक तरीके से। लेकिन कई बार इन एक्ट्स को लगाना पड़ता है ताकि समाज में शांति बनी रहे, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज है भाई। पिछले साल भी 3 एक्टिविस्ट को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी थी, 1 साल विदाउट ट्रायल। इसमें ट्रायल होता ही नहीं, विदाउट ट्रायल 1 साल जेल में बंद थे। 2020 में जो रोल हुआ, ये यहाँ के दंगा हुआ, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट ये 1967 में आया था और अमेंड किया गया इसको 2004, 2008 और अभी 2019। पार्लियामेंट ने अगस्त 2019 को, देखिए अगस्त 2019 को 5 अगस्त को आप याद कर रखिए, 5 अगस्त को 370 हटाया गया। इसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर ली गई थी और उसी वक्त यूएपीए में अमेंडमेंट किया गया। मेन तो कश्मीर का ही था कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये कश्मीर में भाई 370 जब हटाया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सरकार का सही था ये। अगर कानो कान खबर हो जाती ना तो पाकिस्तान बहुत बदमाशी कर सकता था, ठीक है। तो 2019 में पार्लियामेंट ने इस अनलॉक एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल को क्लियर किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यहां पे सर्टेन ग्राउंड्स रखे एक्ट में, और अगर इंडिविजुअल्स टेररिस्ट इस ये जो प्रोविजंस हमने रखे हैं इसमें खरे उतरते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब भाई ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर नहीं है, आप समझ रहे हो। यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है ना, जैसे आमतौर पे जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, कोर्ट में वो मामला टिकेगा नहीं, आप निकल जाओगे। लेकिन यहां वैसा नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स यहां पे काम नहीं करेंगे। ये चीज है। 2016 से लेकर 2019 तक यूएपीए मतलब एनसीआरबी का डेटा है कि 4231 एफआईआर फाइल की गई थी अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ यूएपीए। हालांकि इसमें से खाली 112 को ही कॉन्विक्शंस हुए, 112 को ही सजा हुई। तो अब प्रॉब्लम ये है, इसमें इश्यूज ये आते हैं कि सबसे पहले तो टेररिस्ट है कौन। टेररिस्ट एक्ट की बहुत ही वेग डेफिनेशन है, बहुत ही क्लियर नहीं है वो, ये चीज है। एक तो टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब बेल नहीं मिलती है, यही 43D5 ये वाला जो प्रोविजन है, इसमें कोई भी इंसान बेल पे आ ही नहीं सकता। अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और आपके ऊपर यूएपीए लगा तो बेटा जब तक नहीं आएगा ना डिसीजन तब तक तुमको बेल नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट बेल, और इसीलिए इनको वो थोड़ा ब्लैक एक्ट टाइप का माना जाता है, क्योंकि कल तो किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा यूएपीए में। कल को मान लीजिए आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, आप ही को प्रोविजन लगा के गिरफ्तार कर लिया, ये चीज है। उसके बाद ट्रायल्स, भाई भारत में जो पेंडेंसी रेट है ना, आपको पता ही है ना, एवरेज 95.5% है ट्रायल का पेंडेंसी रेट। मतलब आप समझिए कि हर साल खाली 100 लोग हैं तो उनमें से 5 को ही ट्रायल मिलता है, बाकी 95 को वेट करना पड़ता है। यह दिक्कत है।
देन उसके बाद फेडरलिज्म, ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेंटर को ताकत ज्यादा देता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि भाई किसी को अगर इस सेक्शन में बेल देना, मतलब ये यूएपीए में बेल देना भाई बहुत जबरदस्त काम। तो सेक्शन 4(3)(d)(5) आप देख सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोर्ट, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 पनिशेबल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। मतलब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा लीगल ये कैसे रीड करते हैं, बहुत टफ लैंग्वेज होती है, तभी कहते ना कि यार लॉ बहुत जरूरी है, लेकिन जो लैंग्वेज है बड़ी टफ होती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, मतलब जो जिन लोगों को अक्यूज किया गया है ऑफेंस, ठीक है, अंडर चैप्टर 14 पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, चैप्टर 14 यूएपीए में, जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है, कि इन किन के तहत तुमको यहां पे सजा मिल सकती है। एंड चैप्टर 6, अरे चैप्टर 4 है, सॉरी 14 बोल रहा हूं, 4 एंड चैप्टर 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस if in custody be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity of being heard of and applicable for such release, provided that such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the court on a perusal of the case diary or the report made under section 173 of the court is of the opinion that there are reasonable ground for believing that the accusation against such person is prima facie true। कि मतलब वही है कि भाई देखो, खुद के बॉन्ड पे तुमने खुद से अप्लाई कर दी बेल, तुम नहीं रिलीज हो सकते जब कोर्ट मान लेगी। हालांकि इसमें कोर्ट की बात की गई है, कोर्ट को अगर ये लगा तो ठीक है, वरना बेटा जब तक जजमेंट नहीं आएगा अंदर ही रहो। तो अब यहां पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अमित प्रसाद, उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि भाई देखो, दो चीजें हैं। सेक्शन 437 वो जब आप कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें बेल नहीं मिलती, कोई ऐसा क्राइम जिसमें बेल नहीं मिलेगी, उसमें बेल कैसे दी जाए, तो वो सेक्शन 437 में बताया गया है। तो ये बताते हैं कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे जुरिस्डिक्शन कोर्ट का रिस्ट्रिक्टेड है। सेक्शन 437 की बात करें, है ना, यहां अगर ठीक है लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ की बात है तो कोर्ट सुन सकती है, लेकिन यहां पे कुछ अलग ही बात है ना, तो इसीलिए कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहीं पे ही खत्म हो जाता है। ओके, दूसरा इन्होंने बोला कि भाई देखो, जो मटेरियल और एविडेंस कलेक्ट किए हैं दे मस्ट प्रिवेल, आप उनको झूठा साबित कर दो, या दूसरे अगर एविडेंस है अगर वो डिस्प्रूव हो जाता है तो सही है, फिर ये चीज है। तो इसीलिए कोर्ट वाज रिक्वायर्ड टू कम टू अ फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज। चार्जशीट को तगड़े तरीके से एनालाइज करने के बाद चीजें देखी। अब इशरत जहां का जो डिफेंस था, उन्होंने क्या बोला, देखिए यहां पे जो इशरत जहां के लॉयर थे एडवोकेट प्रदीप तेवतिया, इन्होंने बोला कि भाई सेक्शन 43D यूएपीए जो है ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है, कि आपको बेल नहीं मिल सकती, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको मैंने बोल दिया कि तुम बाहर मत जाना, मैंने रोक लगा दी तुम बाहर मत जाना, लेकिन अगर तुम बाहर चले गए तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमको मारूंगा या मैं तुमको जेल में डाल दूंगा, नहीं, मैंने सिर्फ रोक लगाई तुम पे बाहर मत जाना। तुम बाहर जा भी सकते हो, अगर बाहर चले गए तो उसके लिए क्या होगा कोई कुछ नहीं पता। तो इसीलिए यहां पे बोला है कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है टू ग्रांट द बेल। और कोई भी इस तरीके का मटेरियल मिला ही नहीं है चार्जशीट में जिसमें ये पता चल जाए कि ये एक आतंकवादी है। अब भाई देखो, सेक्शन 437 में लिमिटेशंस जो है, ठीक है, ये दिक्कत है। यहां पे कोर्ट ने रेफर किया है एक प्रोविजन को कि कब बेल पे रिहा कर सकते हैं, कब, अगर वो 16 साल से कम हो, या कोई औरत हो, या कोई बीमार हो, या वीक हो, इस बेसिस पे कोर्ट दे सकता है बेल। समझ रहे हो, कोर्ट की 437 में लिमिटेशन है कोर्ट्स की, लेकिन इस बेसिस पे ये दे सकता है। अब भाई देखो, तो सेक्शन 43D पे कोर्ट ने ये बोला है कि बेल कैन बी डिनाइड इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर ग्राउंड रीजनेबल होंगे तो हम बेल को डिनाई कर देंगे। अगर तुम्हारे जो सब्जेक्ट जो चार्जशीट है उसमें बिल्कुल अगर ये होगा, एकदम ठोस सबूत होंगे, तो हम बिल्कुल डिनाई कर देंगे। लेकिन इशरत जहां का जो केस है
जो जनरल कॉन्स्पिरेसी एप्लीकेबिलिटी को छोड़ दो कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और ये एप्लीकेबल हैं, जो मटेरियल इसको छोड़ के जो मटेरियल कलेक्ट हुए हैं अक्यूज्ड के अलावा और जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं ना, उसको हम देखेंगे। कोर्ट ने ये नोट किया है जो मटेरियल कलेक्ट हुए हैं वो इट वॉज नॉट शी हु क्रिएटेड द आइडिया, उससे कहीं साबित नहीं होता है कि इन्होंने इसको पूरा का पूरा प्लान के चक्का जाम किया। ये किसी भी मेंबर नहीं थी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप की या कोई ऑर्गेनाइजेशन की। अगर होती तो हम रिलीज नहीं करते, सिंपल। कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर वो बाकी अक्यूज्ड से कनेक्टेड भी है लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में, तो फैक्ट रिमेन्स दैट शी वाज नाइदर फिजिकली प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर रायट्स नॉर शी वाज पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। मान लो कनेक्टेड भी थी तो ये प्रूव तो हो नहीं रहा है, ना ही ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट थी, ना ही ये कहीं पे प्रेजेंट थी, ना ही कोई हमको सीसीटीवी फुटेज दिखती है, ना ही कोई कॉन्स्पिरेशनल मीटिंग दिखती है। तो इसी के बेसिस पे कोर्ट ने बेल दे दी। तो यूएपीए में आप समझिए, यूएपीए में इंटरिम बेल इनको मिली थी, आपको बता दूं, ठीक है। बाकी इन एक्टिविस्ट्स को भी आप समझिए बेल मिली थी, लेकिन मतलब इनको बेल नहीं, इनको बुक किया गया। अब देखिए यूएपीए में बता बहुत मुश्किल होता है बेल, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बेल, लेकिन यहां पे बेल मिलना ये बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि इस यूएपीए को भी बाईपास किया जा सकता है, लेकिन इसको बाईपास करना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास ये एविडेंस है तो ही, अब जैसे कोर्ट ने बोला ना कि इनका चार्जशीट में ऐसा तो दिखता नहीं हमको। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारी होली सेल शुरू होगी दोस्तों, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली 25 कूपन कोड आप यूज करिए, आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। थैंक यू सो मच।